श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का प्रसंग है परोपकार करने के और परपीड़न करने के योग जन्म पत्रिका में किस प्रकार से देखे जा सकते हैं। ज्योतिषीय ग्रंथों में अनेकों इस प्रकार के योग आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से केवल लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और चंद्र लगन के स्वामी की स्थिति और उन पर पड़ने वाले प्रभाव के द्वारा जातक के परोपकार करने की नियत या परपीड़न करने की नियत को कैसे पहचाना जा सकता है, उस पर विचार करेंगे। रामचरितमानस में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे लोगों का हित करना जैसा धर्म नहीं होता और दूसरे लोगों को कष्ट देना, दूसरे जीवों को कष्ट देना, पीड़ा देना जैसा अधर्म नहीं होता। तो जन्म कुंडली में जो संचित कर्मों के आधार पर प्रारब्ध प्राप्त होता है, उसी के आधार पर ग्रहों की स्थिति का निर्माण होता है जन्म काल में, और उसी से व्यक्ति के आगामी कर्मों का, आगामी दृष्टिकोण का, आगामी सोच का निर्धारण हो जाता है। कुछ व्यक्ति क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ व्यक्ति सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि क्रूर प्रवृत्ति के लोग परपीड़ा ही करेंगे। क्रूर प्रवृत्ति के लोग भी परोपकार करने की क्षमता रखते हैं। सौम्य प्रवृत्ति के लोग भी छल कपट, धोखा और चोरी में संलग्न हो सकते हैं। दूसरों का हित करना, दूसरों को देना, दूसरों की मदद करना परोपकार के योग में आते हैं। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों की वस्तु छीनना, उनको पीड़ा देना, ये परपीड़न की स्थिति में आते हैं। तो जन्म पत्रिका में किस प्रकार से इन योगों को देखा जाए, उदाहरण के साथ एक परपीड़न की कुंडली और एक परहित की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पहले देखते हैं उन संभावनाओं को कि हम कैसे पहचानें कि किसी की व्यक्ति की कुंडली में परोपकार के योग हैं या परपीड़न के योग हैं। परहित और परपीड़ा के योग जन्म पत्रिका में लग्न, लगन के स्वामी, चंद्र लगन और चंद्र लगन के स्वामी की स्थिति और उन पर पड़ने वाले प्रभाव से जाने जा सकते हैं। यदि ये चारों तत्व या अधिकांश तत्व उच्च राशि में हूं, स्वराशि में हूं, पाप दृष्टि से, पाप युति से, पाप मध्यत्व से रहित हों, तो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से जनहित, परहित और परोपकार के गुण की भावना उसके मन में होती है। वह लोकहित के, जनहित के कार्यों में संलग्न होता है, लोगों की मदद करता है, सहायता करता है, त्याग करता है। और इसी के विपरीत यदि लग्न, लग्नेश, चंद्र लगन और चंद्र लगन का स्वामी शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, लेकिन नीच राशि में यदि वह उच्च ग्रह की युति के अतिरिक्त हो, पाप युति में हो, पाप दृष्टि में हो या पाप मध्यत्व में हो, तो व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होकर परपीड़न में आनंद अनुभव करता है। इसमें वह भले ही सौम्य स्वभाव का भी होगा, तो भी उसमें परपीड़न की, छल के, कपट के, धोखे के, ठगी के और दूसरों को पीड़ा देकर दूसरों का धन, दूसरों की शांति और दूसरों का कोई भी संपत्ति वगैरह हरण करने की उसमें नियत होती है, ताकि लोगों को कष्ट हो और उसे उसमें आनंद का अनुभव प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत है कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों का होना, त्रिसराय भाव में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में पाप ग्रहों का होना, ज्योतिष के जो योग जातक को प्राप्त होते हैं उनकी वृद्धि ही करता है। यदि ऐसी स्थिति हो कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों और त्रिसराय भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह हों, तो जातक परपीड़ा के योग होने के बाद भी उन योगों में कमी आती है। और यदि उसमें परोपकार के योग हैं तो उन योगों में और वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यदि स्थिति विपरीत होती है
कि त्रिसराय भावों में शुभ ग्रह हों और केंद्र त्रिकोण में क्रूर ग्रह हों, योग को वृद्धि ही देता है। और जो परोपकार के परहित के योग होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं कमी लाता है या प्रभाव सामान्य बना देता है, ना परपीड़ा होगी ना परहित होगा। तो इस तरह ग्रहों की स्थिति का भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि त्रिसराय में क्रूर ग्रह और केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह परहित में सहायक होते हैं और केंद्र त्रिकोण में क्रूर ग्रह और त्रिसराय में शुभ ग्रह परपीड़न में सहायक बन जाते हैं। अब आगे परहित और परपीड़न की दो जन्म पत्रिकाओं पर विचार करते हैं कि इन योगों को हम किस प्रकार से किसी भी जन्म पत्रिका में विचार कर सकते हैं। आपके सामने परपीड़न की योग की कुंडली के रूप में एक विश्वविख्यात अपराधी की कुंडली है, जिन्होंने अनेकों लोगों का धन हरण किया, उनको पीड़ा दी, उनको कष्ट दिए, ठगी, धोखे और छल के रूप में वह लोकप्रिय हुए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लग्न में अकारक क्रूर ग्रह मंगल बैठा है। लग्नेश और लाभेश में स्थान परिवर्तन है, जो एक दूसरे के परम शत्रु हैं। लग्न पाप मध्य में है, लग्न के 12वें शनि और दूसरे भाव में राहु विराजमान हैं। इसी प्रकार लग्नेश भी क्रूर ग्रहों के मध्य में है, पीछे सूर्य हैं तो आगे शनि है। इसके अलावा दूसरे भाव में उच्च के गुरु के साथ गुरु चांडाल योग निर्माण होना। अब चंद्र लग्न पर देखें तो शनि का केंद्रीय प्रभाव चंद्र राशि का स्वामी सूर्य दिग्बली अवश्य है, शुभ ग्रह के साथ है, उच्च के ग्रह के साथ है, लेकिन वह उच्च ग्रह भी शनि का अधिपति है और द्वादश भाव का स्वामी है। इसके अतिरिक्त सूर्य पर जो चंद्र राशि का स्वामी है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो उसका परम शत्रु है, जो उसको ग्रहण लगाता है, त्रिकोण दृष्टि, और गुरु चांडाल में शामिल सूर्य की राशि स्वामी गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से लग्न, लग्नेश, चंद्र राशि और चंद्र राशि स्वामी पाप दृष्टि में या पाप युति में प्रभावित होते हैं और व्यक्ति को परपीड़न के योग उसकी कुंडली में निर्माण करते हैं और वह लोगों को पीड़ा देकर ही आनंद प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, भोग प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति देखें तो दो केंद्रों में दो क्रूर ग्रह हैं और दो त्रिसराय भावों में दो शुभ ग्रह हैं, तृतीय में चंद्रमा और एकादश में लग्नेश बुध। तो यह योग भी जो त्रिसराय में शुभ ग्रह का होना, केंद्र में क्रूर ग्रहों का होना, कहीं ना कहीं परपीड़न के योग की वृद्धि ही करता है। अब आगे देखते हैं दूसरी जन्म कुंडली, जो एक लोकहितकारी परोपकारी व्यक्ति की कुंडली है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि लगन पर उच्च और लाभ स्थान में बैठने वाले शनि की दृष्टि है, लेकिन उच्च के ग्रह की दृष्टि या उच्च के ग्रह की स्थिति अनुकूल ही मानी जाती है, भले ही वह अकारक हो। लेकिन लग्न पर कोई पाप युति नहीं है, पाप मध्य से लग्न रहित है, शुभ दृष्टि के मध्य में अवश्य है, क्योंकि द्वादश भाव पर चंद्रमा की दृष्टि और द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि, जो दोनों अपनी उच्च राशियों में विराजमान हैं। लग्नेश स्वयं उच्च राशि में बैठा हुआ है। लग्न और लग्नेश दोनों पर उच्च राशि में बैठी हुई शनि की दृष्टि है, जो जातक की महानता को प्रकट करती है। पाप युति और पाप मध्यत्व से रहित होकर चंद्रमा भी छठवें भाव में अवश्य है, लेकिन अपनी उच्च राशि में विराजमान है। इसके अतिरिक्त राशि स्वामी शुक्र दसम भाव में नीच भंग करता हुआ उच्च के बुध के साथ और दिग्बली मंगल के साथ बैठा है, जो पंचमेश होकर दसम भाव में विराजमान है।
इसके अतिरिक्त शुक्र को यहाँ एक और शुभता प्रदान हो रही है कि उसकी दोनों राशियों में उच्च के ग्रह विराजमान हैं। तो दो उच्च के ग्रहों का स्वामी होकर तीसरे उच्च के ग्रह के साथ नीच भंग करता हुआ शुक्र यहाँ पर शुभ फल देने में ही सहायक होगा, व्यक्ति के स्वभाव को परहित में परिवर्तन करने में सहायक ही होगा। तो यहाँ पर शुक्र दो उच्च के ग्रहों का राशि स्वामी होकर एक उच्च के ग्रह के साथ और एक पंचमेश दिग्बली के साथ विराजमान होता है। तो शुक्र यहाँ पर परहित के योगों की वृद्धि ही करेगा। अब इस कुंडली में आप देख सकते हैं चंद्रमा, गुरु, शनि और बुध चार ग्रह उच्च राशि के हैं, सूर्य अपनी स्वराशि के हैं और शुक्र नीच भंग में विराजमान हैं। इसके अलावा देखिए कि तृतीय और एकादश भाव में क्रूर ग्रह राहु और शनि और केंद्र में दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र परहित के योग को और वृद्धि को प्रदान करती हैं। तो यह एक लोकहितकारी, जनहितकारी, परहितकारी व्यक्ति की कुंडली है जिसने अनेक लोगों का कल्याण किया अपनी योजनाओं के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने परहित के दृष्टिकोण के द्वारा। तो इस प्रकार से हम किसी भी कुंडली में परहित और परपीड़न के योगों का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।